हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो कल तक हम देख चुके थे हमारी कितने टाइप की रिएक्शन होती हैं। हम 4 टाइप्स की रिएक्शन जो भी थी हम उनको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और अभी हमारी बची हुई हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, तो रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? तो जो रिडॉक्स वर्ड है मैंने बताया था कि 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक RED जो रेड है, ये है, इसका मतलब होता है रिडक्शन। ये शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा है रिडक्शन के लिए। और जो ऑक्स है ये शॉर्ट है ऑक्सीडेशन के लिए। ओके, तो हम इसे बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इन्हें कंबाइन करके हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ओके, तो अब हम एक एक करके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को देखेंगे कि क्या होती हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन या व्हाट आर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस जो हैं वो ऑक्सीडेशन होंगी। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास में सबसे पहले 2 कंडीशंस होती हैं, ठीक है। और वो कंडीशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरी कंडीशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि अगर कहीं पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रहा हो किसी कंपाउंड में, तो उसे हम बोलते हैं कि वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। या फिर जो हाइड्रोजन है उसका रिमूवल हो रहा हो, वो हट रहा हो, तो हम बोलेंगे क्या कि वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल के लिए अभी हम एक छोटी सी रिएक्शन देखते हैं। जो सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गैस, सोडियम जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है Na2O। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो Na है, Na में क्या हुआ है, देखो Na के अंदर ऑक्सीजन का जो है वो एडिशन हुआ है, ठीक है। Na में क्या ऐड हुआ है? ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गया है, ऐड हुआ है। कौन ऐड हुआ है? ऑक्सीजन। इसीलिए ये कौन सी रिएक्शन होगी? ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। ओके, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन निकल जाए, ठीक। ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन अभी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो वो क्या होगी? हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो ये हमारा एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए। अभी हम इस पर वापस आएंगे, बट अभी फिलहाल के लिए हम देखते हैं रिडक्शन, ठीक है, कि रिडक्शन रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं। तो देखो रिडक्शन रिएक्शंस में इनमें क्या हुआ था? हमारा ऐड कौन हुआ था? ऑक्सीडेशन में ऐड कौन हुआ था? ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन का रिमूवल होगा। ओके, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कि अगर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो और ऐड हो रहा हो कौन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो ये दोनों जो है वो जस्ट अपोजिट भी होती हैं एक दूसरे की। कि यहाँ पे क्या है? देखो रिडक्शन में जो है रिमूव कौन होता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव होता है, तो रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। अब हम एक ऐसा एग्जांपल, जब मैंने आपको देखो बताया था कि ये दोनों रिएक्शन हमेशा एक साथ होती हैं, तो हम वो एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे ये दोनों क्या हो रही होंगी? एक साथ। या यहाँ तक कि इस एग्जाम्पल में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ही नहीं, बट मैं आपको ये बात बता दूं कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है इसकी केवल ये 2 डेफिनेशंस नहीं होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और भी कई बेसिस पे पता किया जा सकता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस और भी कई बेसिस पे होती हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से बेसिस होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा अभी आगे डिस्कस करेंगे, और इसके बारे में आपको जो है 11th क्लास में बहुत ही डीपली पढ़ने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन के ऐड होने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के रिमूव होने पे क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पे कौन क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट घटने पे क्या होता है। तो उस सब के बारे में अभी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बट इतना याद रखना कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये है आपका ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ये है हमारा रिडक्शन। ओके, तो अभी हम एक छोटी सी अपनी एक रिएक्शन देखते हैं जहां पे हम रिडॉक्स रिएक्शंस को यानी कि दोनों को कंबाइंड फॉर्म में ऑब्जर्व करेंगे। तो हमारी कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है, और इसको हीट किया जाता है, ठीक है ना। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को जब हीट किया जाता है तो कॉपर
प्लस H2O, ये हमें दो कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है, तो अभी जो जिस फॉर्मेट में मैं इस रिएक्शन को लिखूंगा वो फॉर्मेट आप लोग थोड़ा याद रखना है, क्योंकि आपको जो आगे क्वेश्चंस वगैरह लगाने में भी इस फॉर्मेट में हेल्प होगी। देखो, सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड से क्या बन गया, कॉपर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से कि कॉपर ऑक्साइड से इस प्रकार से कॉपर बन गया। और वाटर किस में कन्वर्ट हुआ है, वाटर कन्वर्ट हुआ है हमारा H2O में। ओके, तो यहाँ पे देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, किसका, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन था, यहाँ कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, तो ये क्या है, रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन गैस के पास क्या ऑक्सीजन था, नहीं था, यहाँ देखो ऐड हो गया है ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ रिडक्शन होती है वहाँ ऑक्सीडेशन भी होती है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को, ये जो हमारी रिएक्शन होगी ये रिएक्शन, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोल सकते हैं कि ये तो रिडॉक्स है, या तो आप इसे शॉर्ट में बोलो कि रिडॉक्स रिएक्शन है, या फिर आप इसे पूरा नाम बोलोगे क्या, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, दिस इज एन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, या फिर शॉर्ट में हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, तो अभी हम एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं, सिंपल सा। जैसे कि हमारा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो क्लोरीन गैस के साथ ऐड होता है, ठीक है, और सल्फर प्लस HCl का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तो H2S से हमारा S बन गया, ठीक है, H2S से हमारा S बनता है, और Cl2 से हमारा HCl बनाया। हमने H2S से HCl क्यों नहीं बनाया, क्योंकि फिर H इससे बनाना था ना हमको। ओके, तो ये हमारा हो गया। हाइड्रोजन हमने नहीं, क्योंकि इसमें सेंट्रल एटम जो है, जो मेन एटम है वो कौन होगा, सल्फर। ठीक है ना, सेंट्रल एटम, क्योंकि हाइड्रोजन देखो ऐसा है, सल्फर यहाँ है, ठीक, दोनों हाइड्रोजन किससे जुड़े हुए हैं, सल्फर से, तो ये सेंट्रल एटम है, क्योंकि सल्फर मेन एटम है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे देखो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन है, तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगी हमारी, रिडक्शन। तो ऐसे आपको ऑक्सीडेशन पार्ट और रिडक्शन पार्ट ढूंढने आने चाहिए, ठीक है, इन्हीं दोनों बेसिस पर। ओके, अब हम आपको दो चीजें और याद रखनी होंगी इसी चीज में, जो मैं आपको एक इसी एग्जाम्पल के साथ, जो कॉपर ऑक्साइड वाला था उसी के साथ थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। देखो कि जो हमारी थी कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, रिएक्ट्स विथ H2 टू गिव कॉपर प्लस H2O। ठीक है ना, तो ये देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ रिडक्शन हो रही है, ठीक है ना, और यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रिडक्शन हो किसका रहा है, ठीक है, रिडक्शन तो हो रहा है, बट रिडक्शन हो किसका रहा है, तो वो रिडक्शन हो रहा है कॉपर ऑक्साइड का। कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू कॉपर, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन किस में हो गया, कॉपर में। अच्छा, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, अपने आप से ये सवाल पूछा करो, ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है, किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का। किस में हो रहा है ऑक्सीडेशन, H2O में। ठीक है ना, तो ये ऑक्सीडेशन जिसका होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है हम उसको बोलते हैं कि इट गेट ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, इसकी क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है, इसको हम बोलेंगे रिड्यूस हो रहा है। क्या बोलेंगे, रिड्यूस, कि ये जो सब्सटेंस है ये रिड्यूस हो रहा है, और जो हमारा H2 है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि कौन ऑक्सीडाइज होता है और कौन रिड्यूस होता है। जिसका रिडक्शन होता है वो रिड्यूस होता है, ठीक है ना, जिसका रिडक्शन हो रहा है, जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है तो ये रिड्यूस होगा, जब रिड्यूस होगा किसी चीज का तभी तो रिडक्शन होगा, और ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसीलिए ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है ना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइज हो गया। अब इसके बाद हमें एक चीज और समझनी है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन एजेंट क्या होते हैं। देखो अभी हमने ऑक्सीडेशन की बात की है और ऑक्सीडाइज की बात की है, बट हमने अभी तक, ठीक है ना, हमने अभी तक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बात नहीं की कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्शन एजेंट, ठीक है, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट
कौन है, यहाँ पे एक वर्ड देना है एजेंट, ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, इसको हम अपने पहले वाले एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल था, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2। ओके, तो देखो इस एग्जाम्पल में हमारा क्या है कि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, रिडक्शन, इसकी रिडक्शन हुई है, ठीक है ना, इसकी रिडक्शन हुई है और इसकी ऑक्सीडेशन हो चुकी है। अच्छा, तो ये रिड्यूस हुआ है, ठीक है ना, और ये ऑक्सीडाइज हुआ है। अब आपको एक बात याद रखनी है, जिसका रिडक्शन होता है, ठीक है ना, जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है या जो ऑक्सीडाइज हुआ है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है या ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, H2 का, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हाँ, ये चीज़ थोड़ी इसमें उल्टी रहती है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो ये ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, बट ये क्या है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जैसे LIC एजेंट होते हैं, जो LIC एजेंट आपको बीमा पॉलिसी बेचते हैं, तो ऐसी रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है किसी दूसरे को रिड्यूस कर देना। जैसे LIC एजेंट आपको बीमा पॉलिसी बांट देते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के एजेंट होते हैं, ऐसे ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये किस में हेल्प करता है, रिड्यूसिंग में। तो देखो जैसे ये यहाँ आया तो कौन दूसरा कोई सब्सटेंस रिड्यूस हुआ होगा, देखो इसकी होने की वजह से कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया। अगर ये यहाँ पर होता ही नहीं तो ये कभी रिड्यूस होता ही नहीं, ठीक है ना। तो इसकी प्रेजेंस की वजह से ये रिड्यूस हुआ है, इसीलिए ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली इसकी वजह से हाइड्रोजन में का ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, कॉपर ऑक्साइड की वजह से, इसीलिए जो कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा। ओके, तो अभी हमारी जो पिछली एक और रिएक्शन थी उसको भी हम देखते हैं कि H2S प्लस Cl2 गिव्स सल्फर प्लस HCl। इनको बैलेंस करके लिखना आपका काम है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, भैया इसका हो रहा है, क्योंकि ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। अच्छा, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, एक एटम हो दो एटम हो उससे कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है ना। तो आपसे नॉर्मली क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है ना, कि पूछा जाए आपसे कौन सा सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपसे पूछूं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ऑक्सीडाइज तो वो होगा ना जिसका ऑक्सीडेशन हुआ होगा, तो ऑक्सीडाइज जो हुआ है वो है हमारा H2S, ठीक है ना। सिमिलरली सब्सटेंस रिड्यूस्ड, जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है वो है हमारा Cl2, ठीक है ना, जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है वो है Cl2। अब मैंने आपको बताया था पहले ही कि ऑक्सीडाइज कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। अब आपसे एक चीज पूछी जाएगी क्या, कि एजेंट्स बताइए, कि जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो एजेंट वो होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालना है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका रिडक्शन हुआ होगा, जिसका क्या हुआ होगा, रिडक्शन, या फिर जो खुद रिड्यूस हुआ होगा। जो खुद रिड्यूस होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है ना। तो रिड्यूस कौन हुआ, Cl2, तो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, Cl2। सिमिलरली हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है वो कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, यस, रिड्यूसिंग एजेंट होगा हमारा H2S, क्योंकि जो ऑक्सीडाइज खुद होता है वो दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस करता है, तो इसीलिए ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारी एजेंट होते हैं। ओके, तो ये थी हमारी रिडॉक्स रिएक्शंस। अब आपको एक चीज और जाननी है रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, कि एक डेफिनेशन जो मैं आपको और बताना चाहूँगा, कि अभी मैंने देखो आपको बताया था ना कि उनके अलावा और भी कई यूज केसेस होते हैं कि जिनकी वजह से हमें पता चल सकता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो पहला केस जो ऑक्सीडेशन के लिए है, ठीक है ना, देखो एडिशन ऑफ
ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो दो केसेस तो हो गए, अगर वो दो होते हैं तो ऑक्सीडेशन तो है ही है। लेकिन इसके बाद एक चीज और है, ठीक है ना, और वो एक चीज नहीं बल्कि दो चीज होंगी। वो क्या होंगी? एडिशन ऑफ, ठीक है ना, एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट, ठीक है ना। नॉन मेटालिक एलिमेंट ऐसे कौन से नॉन मेटालिक कौन होते हैं? जो नॉन मेटल्स, जैसे ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ना, तो एडिशन ऑफ नॉन मेटालिक, तो वो भी क्या है? एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है। सल्फर क्या है? एक नॉन मेटालिक एलिमेंट हमारा हो जाता है, ठीक। और सिमिलरली यहाँ पे हमारा एक चीज और होती है, रिमूवल ऑफ मेटालिक एलिमेंट। मेटालिक एलिमेंट यानी कि ऐसा एलिमेंट जिसका मेटेलिक कैरेक्टर हो, जो एक मेटल हो। नॉन मेटेलिक एलिमेंट यानी कि जो एक नॉन मेटल हो, ठीक है ना। तो कहीं पे अगर कोई नॉन मेटल का एडिशन हो रहा है तो वो हमारी ऑक्सीडेशन में आएगी। रिमूवल ऑफ मेटालिक, अगर मेटालिक एलिमेंट हट रहा है, ठीक है ना, मेटालिक एलिमेंट हट रहा है तो वो क्या आ जाएगा? ऑक्सीडेशन में। और नॉन मेटालिक एलिमेंट का एडिशन आ जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन में, ठीक है ना। सिमिलरली हमारा जो रिडक्शन है वो इसका जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है ना। जो हमारा रिडक्शन है वो इस चीज का बिल्कुल ही जस्ट अपोजिट होगा। रिडक्शन में क्या होता है? हाँ सही समझे, रिमूवल ऑफ, किसका रिमूवल होगा? नॉन मेटालिक एलिमेंट, ओके। और एडिशन ऑफ मेटालिक एलिमेंट। अगर मेटालिक एलिमेंट जो है वो ऐड होता है तो हमारी रिएक्शन क्या होगी? रिडक्शन रिएक्शन होगी। तो ये भी आपको याद रखनी है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो मैंने एग्जाम्पल आपको पहले बताया था सबसे पहले, कि सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Na2O बनाता है। तो देखो, मैंने आपको यहाँ बताया था कि Na जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, ऑक्सीडाइज हो रहा है, या इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये ऑक्सीडाइज हो गया। सोडियम किस में ऑक्सीडाइज हो गया? सोडियम ऑक्साइड में, ओके। अब यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है? देखो, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है, इसमें देखो आप, ऑक्सीजन में एक मेटल जुड़ गया। सोडियम हमारा क्या है? एक मेटल है। सोडियम जो है हमारा एक मेटल होता है। अब अगर आपको नहीं मालूम हो कि कौन मेटल होता है कौन नॉन मेटल होता है, ठीक है ना, तो इसके बारे में हमारे पूरा चैप्टर ही है केमिस्ट्री में, 3rd चैप्टर, ठीक है ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बट बेसिकली आपको नॉर्मली पता होगा कि सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक, ये सब हमारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो, एडिशन ऑफ नॉन मेटल है। क्या है? एडिशन ऑफ नॉन मेटल। तो यहाँ आके आप देख लो, सॉरी, एडिशन ऑफ नॉन मेटल नहीं, एडिशन ऑफ मेटल। तो यहाँ के आप देख लो कि एडिशन ऑफ मेटल एलिमेंट, अगर एक मेटलिक एलिमेंट जुड़ता है तो वो रिडक्शन होगा हमारा। क्या होगा? रिडक्शन। तो यहाँ पे हमारी रिडक्शन भी हो गई ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडेशन हो गई और ये रिडक्शन हो गई, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन के ऐड होने पर ही आपकी ऑक्सीडेशन हो, सॉरी रिडक्शन हो, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस हो सकती हैं, ठीक है ना। तो ये सब हमारी थी रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस कौन कौन होती हैं। अच्छा, इसमें अगर आप देखो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जैसे अगर बात की जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा जिसका रिडक्शन हो रहा, तो ऑक्सीजन जो है वो एक O2 गैस, हमारी ये जो O2 है इस रिएक्शन के लिए हमारी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है हमारा जिसका रिडक्शन हो रहा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा O2। और हमारा रिडक्शन एजेंट कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? वो है हमारा सोडियम Na, ठीक है। एक बात प्रो टिप याद रखना कि ऑक्सीजन जो है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही रहेगा, ठीक है ना। वो हमेशा दूसरों को ऑक्सीडाइज ही करता है। तो आपकी अब इसके बाद आप प्रॉब्लम्स को जो है बुक से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका चैप्टर जो है वो नियरली ख़त्म ही हो चुका है, बट हमें बस एक चीज़ और देखनी है, इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और वो है हमारे इफेक्ट्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कि रेडॉक्स रिएक्शंस के कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, कौन कौन से इफेक्ट जो हैं हम वो डेली लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली इसके दो जो होते हैं डेली लाइफ में, आप सभी ने ये चीज देखी हुई है। एक तो होता है हमारा करोजन और दूसरा होता है हमारा रेंसिडिटी। दोनों ही चीजें आपने देखी हुई हैं, हमेशा हमेशा बचपन से देखते आ रहे हो। करोजन का मतलब होता है, आप
जानते हो, जंग लग जाती है चीज़ों में, लोहे के मेटल के जो भी चीज़ें होती हैं उनमें क्या होती है, करोजन लग जाती है, जंग लग जाती है, रस्ट जम जाती है ना, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लग जाना, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ करोजन, ठीक है ना। तो करोजन की जो है डेफिनेशन वो आपकी लिखी हुई है, ठीक है ना। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच मेटेलिक और मेटल्स आर ईटन अप बाय द एक्शन ऑफ एयर, यानी कि वो प्रोसेस, करोजन वो प्रोसेस है जिसमें जो मेटल है ना उसमें एयर की, ऑक्सीजन के साथ, एयर की जो ऑक्सीजन होती है ना उसके साथ एक रिएक्शन होती है मॉइस्चर की, और हवा के में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है और मॉइस्चर की हेल्प से क्या होती है, एक रिएक्शन होती है, ठीक है ना। और वो क्या होता है कि जो मेटल है वो ईट अप यानी कि धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, खत्म होने, एक तरीके से उसको हवा खा जाती है, आप ऐसे बोल सकते हो। जैसे हमारी आयरन होती है, आयरन हब, ठीक है ना, मेटल की, आयरन क्या है, एक मेटल है, लोहा जो हमारा रखा रहता है उसमें पानी डलता रहता है, हवा की वजह से जंग लग जाती है, फिर धीरे धीरे वो एक तरीके से खत्म ही हो जाता है। तो यही क्या होता है, हमारा करोजन होता है। तो डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी बुक में, तो आप वहां से देख सकते हो। और जो रस्टिंग है आयरन मेटल की, वो सबसे कॉमन फॉर्म है करोजन का। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं हमारी जो करोजन है यानी कि जो रस्टिंग है, टू बी ऑनेस्ट, उसकी रिएक्शन क्या होगी। तो देखो आयरन है, आयरन हमारी रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और साथ में वाटर के साथ, ठीक है ना। करोजन के लिए जो है वो ऑक्सीजन गैस और वाटर दोनों ही हमें चाहिए। इसके बाद हमारा बनता क्या है, इसके बाद हमारा बन जाती है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना, Fe2O3, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ये चीज हमारी बनती है, ठीक है ना। इसको बैलेंस करने में या इसको रिएक्शन, अभी इसको जनरली लिखा कैसे जाता है टोटली, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इसको हम लिखेंगे 4Fe, ये वाली अभी एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2X, हाँ यहाँ पर X आएगा, ओके, 2X H2O गिव्स अस 2Fe 2O3 डॉट XH2O, ठीक है ना। तो ये हमारी हो जाती है आयरन। तो मैं कुछ कंडीशंस लिख दूं यहाँ पे, जो ऑक्सीजन है ये हमें कहाँ से मिलती है, फ्रॉम एयर, ये भी हमें एयर से मिलेगी, ये हमारा वाटर है और ये हमारे रस्ट है, ठीक है ना। इसको हम बोलते क्या, ये हमारी हाइड्रेटेड है, क्या है, हाइड्रेटेड, नॉट आयरन, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, या फिर हम इसे फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं या फिर आयरन 3 ऑक्साइड भी बोल देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और ये जो X है इसकी वैल्यू वेरी करती है। वेरी का मतलब क्या है, ये कोई फिक्स नहीं होती है, ठीक है ना, कि कितने मॉलिक्यूल वाटर के रिएक्ट किए, हो सकता है कम मॉलिक्यूल रिएक्ट करें, ज़्यादा रिएक्ट करें। और ये जो इसमें XH2O है इसे हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे XH2O है ये हमारा है डॉट फॉर्म में है, ये देखो यहाँ पे डॉट, ठीक है ना, कि ऐसे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा यहाँ करके बताता हूँ आपको। ये जो हमारा ऐसा है Fe2O3 डॉट XH2O, तो ये जो XH2O है ये हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, ओके। और ये जो X की वैल्यू है ये जो हमारी क्या है, फिक्स नहीं रहती है, ये वेरी करती रहती है, ओके। तो ये था हमारा एक इफेक्ट, किसका इफेक्ट है, एक रिडॉक्स रिएक्शंस का इफेक्ट है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है। देखो आयरन है, आयरन में अगर आप देखो यहाँ से यहाँ जाओ तो आयरन के साथ Fe2 के साथ क्या जुड़ गया है, O3, तो ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, आयरन की। तो आप इसे बोल सकते हो कि द रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। ये एक जो रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन यानी कि लोहे में जंग लगना, एक क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारी, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है ना। रिडॉक्स ही होगी क्योंकि जहाँ ऑक्सीडेशन है वहाँ रिडक्शन भी हो रहा होगा। और आप बता सकते हो कौन रिड्यूस हो रहा है, हाँ यहाँ पे देखो ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीजन में देखो मेटल जुड़ रहा है, ऑक्सीजन में ये हमारा मेटल जो आयरन है वो जुड़ रहा है, एडिशन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट जैसा हम पहले भी देख चुके हैं, ओके। तो ये था हमारा करोजन, ठीक है ना। और जो करोजन है वो बहुत सारे टाइप के, किसी कोई भी टाइप का मेटल हो, आपका आयरन हो गया, स्टील हो गया, ठीक है ना, तो ये चीज़ इसकी वजह से वीक हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा आयरन की रेलिंग्स हो गई, या स्टील की जो हम रेलिंग वगैरह कुछ भी बनाते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर है, रेलिंग होगी, कार की बॉडी हो जाती है, ब्रिज होते हैं हमारे, शिप की बॉडी, ठीक है, आपकी बाइसिकल होती है उसमें भी रस्ट लग जाती है, बाइक होती है,
इन सभी चीज़ों में रस्ट लग जाती है और रस्ट की वजह से रस्टिंग हो जाती है, करोजन हो जाता है, और ये क्या करता है हमारे मेटल्स को वीक बना देता है। जब करोजन होती है तो मेटल्स वीक हो जाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये था हमारा एक इफेक्ट किसका, रेडॉक्स रिएक्शंस का डेली लाइफ में। अब ऑक्सीजन नहीं, रेडॉक्स रिएक्शन का एक और इफेक्ट होता है, वो होता है आपका रेंसिडिटी। ठीक है, रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी क्या है, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सपोज आपके पास कोई चिप्स का पैकेट हो जो कुछ दिनों पुराना रखा हुआ हो और खुला हुआ हो, बंद पैकेट नहीं, मतलब बंद तो पैकेट पुराने आप खरीदते ही हो, बट ऐसा पैकेट जो आपने खोल के रख दिया हो और वो खुला और उसके बाद आप कुछ दिनों बाद उसे खाते हो तो उसमें एक अनप्लीजेंट यानी कि एक मतलब अनप्लीजेंट एक स्मेल आती है, या कोई उसका टेस्ट जो है वो खराब हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है, तो रेंसिडिटी के कारण होता है। ठीक है, अब बात सिर्फ चिप्स की ही नहीं है, कोई भी फूड, ऐसा फूड जिसमें ऑयल हो, ठीक है ना, ऑयल या फैट, ठीक, ऑयल या फैट, ऐसा कोई भी फूड जिसमें ऑयल हो या फैट कंटेनिंग फूड हो, उन सभी में रेंसिडिटी हो जाती है। क्यों, ऑक्सीडेशन की वजह से। जो हमारी ऑक्सीडेशन है उसका एक डैमेजिंग इफेक्ट ये भी है कि जितने भी फूड होते हैं जिनमें फैट्स और ऑयल्स होते हैं ना, तो उनमें क्या हो जाती है, रेंसिडिटी हो जाती है। तो व्हाट इज रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या है कि सपोज एरियल ऑक्सीडेशन, जब भी किसी भी सब्सटेंस की, कोई भी फूड आइटम की, ठीक है ना, किसी भी फूड आइटम की जब भी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है ना, तो उसके बाद एक ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है जहां पे वो अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट को जो है वो देने लगता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, उसमें स्मेल आने लगती है अजीब सी। तो उसी कंडीशन को हम रेंसिडिटी बोलते हैं, और रेंसिडिटी को हिंदी में बोला जाए तो इसे बोलते हैं विकृत गंधिता। ठीक है ना, एक बार फिर से बोल देता हूं मैं, विकृत गंधिता, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा, इसीलिए हम जो खाना होता है हमारा जिसमें ऑयल, तेल वगैरह, फैट वगैरह ज़्यादा हो, ठीक है ना, तो उसको हम पैक करके रखते हैं। ठीक, जैसे हमारा लेस चिप्स वगैरह आती हैं, अंकल चिप्स, कोई भी चिप्स आती है, पोटैटो चिप्स हमारे, ठीक है ना, कोई किसी भी टाइप का हमारा जो फूड होता है मार्केट वाला जिसमें ऑयल आते हैं, जो फ्राइड होता है, उसको हम पैक करके रखते हैं। ठीक है ना, तो रेंसिडिटी को अब रोकने के लिए हमारे पास कुछ उपाय होते हैं। अब वो रेंसिडिटी को रोकने के लिए हमारे क्या उपाय होंगे, तो वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। कि सबसे पहले तो जो आपने देखा है वो होता है कि आप फूड को पैक कर दो नाइट्रोजन गैस के साथ। किसके साथ, नाइट्रोजन नहीं, गैस नहीं, नाइट्रोजन गैस के साथ आप फूड को पैक कर दो। जो आपका लेस का चिप्स आता है, कोई भी आप मार्केट से कोई भी स्नैक खरीदते हो, चिप्स हो गए आपके, कुरकुरे हो गए, किसी भी टाइप का, तो उनमें जो गैस भरी होती है ना, वो कोई और गैस नहीं, वो आपकी नाइट्रोजन गैस ही होती है। ठीक है ना, वो जो गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। क्यों, अब नाइट्रोजन गैस क्यों करते हैं, और वहां से जितनी भी ऑक्सीजन है उस पैकेट के अंदर से वो सारी निकाल दी जाती है, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन गैस ही बचती है। तो होता क्या है, नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस की वजह से, और वहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है ना, तो इसी वजह से ये जो नाइट्रोजन गैस है ये ऑक्सीडेशन को स्टॉप कर देती है। ये जो है वेट अ मिनट तो जो नाइट्रोजन गैस होती है वो क्या करती है, ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करती है, यानी कि ऑक्सीडेशन को होने से रोक देती है। इसीलिए जितने भी हमारी मतलब चिप्स वगैरह आती हैं, जो स्नैक वगैरह आते हैं, मोस्टली उनमें यही नाइट्रोजन गैस भरी हुई होती है। और दूसरा क्या होता है, जो मेन है हमारा, कि इसको पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए कि हो ही ना, तो हम वहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं। किनका यूज़ करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट का। वर्ड से समझ में आ रहा है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। जैसे एंटीवायरल क्या होता है, एक वायरस को रोकने वाला, ठीक है ना। एंटीबायोटिक क्या होता है, इन्फेक्शन वगैरह को रोकने वाला। सिमिलरली हमारा एंटीऑक्सीडेंट क्या होगा, ऑक्सीडेशन को रोकने वाला। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन को रोकने वाले जो भी सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रिवेंट कर दें, द सब्सटेंस दैट प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन। ओके, एंटीऑक्सीडेंट्स इज अ सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। और जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं हमारे, ये एक्चुअल में रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं हमारे, रिड्यूसिंग एजेंट।
ये हमारे एक तरीके के रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो अगर आप इनको भी फूड में ऐड कर दें तो ये क्या करेंगे, हमारे एंटीऑक्सीडेंट हैं, ऑक्सीडेशन को रिड्यूस कर देंगे, होने नहीं देंगे, उसको प्रिवेंट करेंगे। तो जो हमारा फूड जो है वो रेंसिडिटी फूड की नहीं होगी, उसमें से कोई गंदी स्मेल नहीं आएगी, कोई उसमें से टेस्ट उसका खराब नहीं होगा और आप लंबे समय तक उसको खा सकते हो। अब कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं कि कौन कौन से मतलब एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो जो मोस्ट कॉमनली होते हैं ना वो होते हैं BHA, एक होता है हमारा BHA और एक होता है हमारा BHT, ठीक है ना। एक हो गया हमारा BHA और एक हो गया हमारा BHT। तो क्या BHA का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ठीक है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और जो हमारा BHT होता है इसमें भी हमारा होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ठीक है ना। तो ये हमारे हो जाते हैं कुछ कंपाउंड। ये एक हमारे एक तरीके का केमिकल कंपाउंड होता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। आपको इनके स्ट्रक्चर ये क्या है क्या नहीं है उनके बारे में याद ज़्यादा नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है आपको कि BHA और BHT जो है हमारे वो दो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो एक टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट का अगर आपसे कभी कोई एग्जाम्पल पूछा जाए कि गिव मी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स, तो आप वहां पर BHA और BHT का एग्जाम्पल दे सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट एक टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट ही होते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है मेनली कि ये दोनों जो है वो 2 कॉमनली यूज्ड जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। अच्छा, और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे हम ऑक्सीडेशन को रोक सकते हैं या रेंसिडिटी को रोक सकते हैं या फिर फूड की ऑक्सीडेशन को रोक सकते हैं या उसे कम कर सकते हैं? तो रेंसिडिटी को कम करने के लिए आप अपने फूड को जो है वो रेफ्रिजरेटर, आप अपने फ्रिज में रख सकते हो। फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और टेम्परेचर कम होने की वजह से जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो स्लो हो जाती है, खत्म नहीं होती है, वो स्लो हो जाती है, धीरे धीरे होने लगती है। तो जो फूड की आपकी रेंसिडिटी है वो क्या होगी, धीमे धीमे फूड आपका रेंसिडिटी मतलब बेकार होगा। ठीक, सिमिलरली फूड को आप एक एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हो। एयर टाइट कंटेनर यानी कि ऐसा कंटेनर जिसके अंदर हवा जा ना सके ना आ सके, अगर एक बार वो बंद हो जाए तो होगा क्या कि जितनी ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेजेंट होगी, सपोज करो आपके पास कोई छोटा सा कंटेनर है तो जितनी ऑक्सीजन उसके अंदर है वो रिएक्ट कर सकती है, लेकिन बाहर से उसे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी रिएक्ट करने के लिए ऑयल और फूड के ऑयल और फैट के साथ। तो होगा क्या, वहां पे हमारी रेंसिडिटी वहां भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है, और एक तरीका और होता है कि आप लाइट जो है, रोशनी से आप अपने फूड को अगर दूर रखते हैं, अंधेरे में रखते हैं, तो तब भी क्या होता है कि लाइट की एब्सेंस में ऑक्सीडेशन जो है वो हमारी स्लो हो जाती है। ओके, तो ये जो है हमारा फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में हमने पहले देखा कि क्या होती हैं हमारी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, और उसके बाद हमने देखा केमिकल रिएक्शंस के बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उनको बैलेंस कैसे करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिर केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस को जज करने के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देखी हमने, और उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है ना, तो ये हमारी कुछ चीज़ें थी। अभी भी क्या है कि इस चैप्टर में थोड़ी सी छोटी छोटी माइनर चीज़ें जो है वो बची हुई हैं, जो मैं अभी आपको बता देता हूँ अभी इसी वक्त, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने लाइव क्लासेस शायद, हाँ, लाइव क्लासेस के दिन ही मैंने आपको बताया था कि, या फिर कभी भी बताया होगा मैंने, कि जो चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है ना, वो एक हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है रिएक्शंस को नापने के, देखने के लिए कि क्या रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन है या फिर वो केवल फिजिकल रिएक्शन है। ठीक है ना, आप लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अपनी पिछली क्लास की जो है सिलेबस उसको थोड़ा रिवाइज करो, उसमें सब दिखाया गया है केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो यहाँ हम केवल केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हीट के बेसिस पे मैं थोड़ी 2 टाइप की रिएक्शन होती हैं, एक होती है हमारी एक्सोथर्मिक और एक होती है हमारी एंडोथर्मिक।
दो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें हीट इवॉल्व हो, क्या हो, हीट इवॉल्व हो, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व होती है, गर्मी निकलती है। जैसे हम लकड़ी जलाते हैं, ठीक है ना, तो लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी जलने के साथ क्या होती है, गर्मी भी तो निकलती है साथ में, ठीक है, गर्मी भी तो निकलती है। तो वो रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक। तो आप बोल सकते हो बर्निंग ऑफ वुड इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बर्निंग ऑफ वैक्स जो है हमारी कैंडल में ही आ गई, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, ये हमारी क्या है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो कोई भी चीज हमारी होती है तो ये क्या है, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं, ठीक है। एक चीज आपको जो मेनली आपको पूछी जा सकती है, शायद आपको ना मालूम हो, कि रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन हमारी क्या होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्सोथर्मिक, अभी रेस्पिरेशन होता क्या, सबसे पहले तो आप देख लो। तो रेस्पिरेशन में होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है, ठीक है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता था C6H12O6, ठीक है ना, C6H12O6। होता क्या है कि आपके अंदर ये जो है ग्लूकोज, आपकी बॉडी के अंदर आपने खाना खाया तो खाना जो है वो सबसे सिंपल सब्सटेंस है, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इसके बाद होगा क्या कि आप जब सांस लेते हो तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है, यही हमारी रेस्पिरेशन है, सांस लेना, ठीक है। तो जब आप सांस लेते हो तो ये ऑक्सीजन जाती है, तो ये ऑक्सीजन क्या करती है, इसके साथ रिएक्ट करेगी ग्लूकोज के साथ, और आपका CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी, ये तीन चीजें बनती हैं। और यही एनर्जी जो बनती है, इसी को हम यूज करते हैं अपने हाथ पैर चलाने में, खेलने कूदने में, कोई भी वर्क करने में, चाहे वो फिजिकल वर्क हो या मेंटल वर्क हो, यही एनर्जी हम यूज करते हैं। तो ये होती है हमारी रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन भी हमारी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, तो ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व होती है, तो दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। देखो हीट इवॉल्व का मतलब क्या, निकलना, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एग्जिट, एग्जिट, एक्सो, ठीक है ना, कि निकल रही है, एग्जिट हो रही है हीट। सिमिलरली एंडोथर्मिक क्या होगी, आप समझ गए होंगे कि जिनमें हमें हीट देनी पड़ती है, ऐसी रिएक्शंस जिनमें हमें हीट देनी पड़ती है। जैसे कि अभी आप सब कुछ जान चुके हो, जितनी भी हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है ना, जितनी भी हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो भी हम पढ़ चुके हैं अभी तक, ठीक है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे कि अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको कि KClO3, ठीक है ना, पोटेशियम क्लोरेट इसे बोलते हैं, अगर आपको लिखना हो तो KClO3 को जब हम हीट देते हैं, और हीट को देखो हम इस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, ये जो डेल्टा का सिंबल होता है, ये ट्राइंगल जैसा बना देते हैं, इसे हम डेल्टा बोलते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है ना, डेल्टा। तो अगर आप एरो के ऊपर ये छोटा सा डेल्टा बना दो, इसका मतलब है हीट आपने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना, कि आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो। तो KClO3 यानी कि पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट मिलती है तो वो KCl और 3O2 में कन्वर्ट हो जाता है। आप इसको बैलेंस कर सकते हो, यहाँ 2 आ जाएगा, 3O2 2, यहाँ भी 2 आ जाएगा, ओके। तो 2 KClO3 व्हेन हीटेड गिव्स पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये हमारी क्या थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो इसमें हमें हीट देनी पड़ रही है। देखो ये रिएक्शन होने के लिए क्या हमें हीट देनी पड़ी। तो जब हम देते हैं हीट को, ठीक है ना, जब हम हीट को देते हैं तो वो हमारी रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। क्या हो, हीट एब्जॉर्ब हो। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा हीट दोगे, अगर वो रिएक्शन हो रही होगी तो हीट जो है वो अपने चारों तरफ से एब्जॉर्ब कर लेगी। ऐसे ये रिएक्शन अगर आप एक बीकर में कर रहे हो तो कभी कभी आपको देनी पड़ सकती है, और कभी कभी क्या होगा कि वो हीट अपनी चारों तरफ से एटमॉस्फेयर से खींच लेगी, ठीक है। तो वो होती है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक जो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना है, वो होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। आप सभी लोग ये जानते होंगे, जो नहीं जानते पता नहीं तुम लोग बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हो। फोटोसिंथेसिस आपने क्लास 5th से 4th से पढ़ रखा होगा कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट जो है वो, ग्रीन प्लांट जो है अपना फूड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। किसकी हेल्प से फूड बनाते हैं, अपना सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वाटर लेते हैं, जिसकी वजह से वो क्या बनाएंगे, फूड। तो होता क्या, देखो सनलाइट, आपको सनलाइट देनी पड़ती है ना, सनलाइट देनी पड़ती है ना। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की प्रेजेंस जरूरी होती है, दिन में ही केवल फूड बनता है। तो सनलाइट के फॉर्म में जो एनर्जी है, सनलाइट के फॉर्म में जो एनर्जी है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी हेल्प से वो क्या बनाते हैं,
फूड बना लेते हैं अपना। तो ये हमारी फोटोसिंथेसिस भी क्या हो गई, एक टाइप की एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब फोटोसिंथेसिस के लिए रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना कि देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, वाटर अपनी रूट्स से, ठीक है, और सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, और क्लोरोफिल भी होना चाहिए क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही करते हैं फोटोसिंथेसिस और कोई दूसरे प्लांट नहीं कर लेते, ठीक है ना। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, ग्लूकोज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज, ठीक है, C6H12O6, ठीक है ना, ग्लूकोज हमारा बन गया और O2। इसको आप बैलेंस करके लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो आपको इनको याद रखना। इसको याद क्या मतलब, इसको हाँ रिवाइज कर लेना, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो फाइनली अब हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर में हमारा सब कुछ हो चुका है ना। और जो कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट चीज़ें होंगी जैसे कलर वगैरह याद रखना, ठीक है ना, कि कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या होता है, ठीक, मीथेन क्या है, नेचुरल गैस बोलते हैं मीथेन को, ऐसे नेचुरल गैस अगर कभी लिखा हो, ठीक है ना, नेचुरल गैस, तो एक बात याद रखना कि नेचुरल गैस जो है वो मीथेन होती है। कौन होती है, मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला होता है हमारा CH4। सो फाइनली ये चैप्टर जो है अब आपका ख़त्म होता है। इसमें सब कुछ हम पढ़ चुके हैं कि क्या होती है हमारी केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। शायद मैं ये दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक। तो अब हम मिलेंगे आपसे नए चैप्टर में, और आपको मैं एडवाइस करूँगा कि अब आप अपनी जो NCERT की एक्सरसाइज है उसको आप सॉल्व कर लें, और जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हों वो अब आप लाइव सेशन में हमसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो चलो अब मिलेंगे आपसे आज शाम को हम लाइव सेशन में, ठीक, या जब भी आपका लाइव सेशन होगा तब। सो बाय बाय।